सो हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने जो लेक्चर था उसके अंदर हमने नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर इनको कवर करा था। उसी के हिसाब से जो भी था मैंने आपको समझा दिया था सारा का सारा। उसमें अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारी सेशन लेयर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। डाउन साइड से जो सेशन लेयर का नंबर है वो 6 नंबर आता है। ठीक है, सो सेशन लेयर का बेसिकली काम होता है सेशन को क्रिएट करना। ठीक है, सो सेशन से आप लोग क्या समझते हैं, कुछ आइडिया आप लोगों को बता पाएँ, दोनों में से कोई भी? ठीक है, सो बेसिकली एक मशीन होती है, जैसे हमारा सिस्टम है वो कहीं पे भी कम्युनिकेट कर रहा है तो कोई सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, हम जैसे कोई सी वेबसाइट भी चलाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ से एक रिक्वेस्ट शेयर करते हैं सर्वर से। ठीक है, फिर हमारे पास रिक्वेस्ट हम जो सर्वर को शेयर करते हैं या भेजते हैं यहाँ से रिक्वेस्ट। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है, वो हमसे पूछता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है आपके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड हमने अपने पहले डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, वो एंटर करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वहाँ से हमें ऑथेंटिकेशन मिलता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब हुआ कि जो आपके यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाले थे वो एक्यूरेट हैं और आपको वो अब एक्सेस करने की परमिशन मिल गई है। ठीक है, तो जो जैसे ऑथेंटिकेट होते हो ना तो वहाँ से क्या होता है, आपको रेस्पॉन्ड आ जाता है, मतलब रेस्पॉन्स करता है। वो जो सर्वर होता है वो आपको रेस्पॉन्स करता है, और सर्वर के रेस्पॉन्स करने से आपको क्या पता लगता है कि वहाँ पे आपका एक सेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब आप सर्वर के रेस्पॉन्स का वेट करके सर्वर से आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश तो कर लिया। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद में आप क्या देखते हो इसके अंदर कि जो अब जैसे सपोज करते हैं कि आप लोगों को अगर जैसे जो भी मतलब वेबसाइट आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या वो सारी फंक्शनलिटी यूज़ करने देता है आपको, या फिर कुछ एक फंक्शनलिटीज़ ही यूज़ करने देता है? सर कुछ एक ही यूज करने देता है। जैसे कि कौन सी वेबसाइट का अपन बात करें, जैसे कोई एसबीआई की अगर आप बात कर रहे हैं, या बैंकिंग ऐप कोई सी भी एप्लीकेशन की बात कर रहे हो आप, सो हमने जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डाला, ठीक है, और हमारा एक सेशन एस्टेब्लिश हो गया वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में सपोज करो कि आपको कुछ पेमेंट करना है। ठीक है, सो पेमेंट करना है तो वहाँ पे आप और क्या क्या कर सकते हो उस जगह पे? सर उसमें लिमिटेड एक्सेस मिलता है, सर मतलब लिमिटेड पूरा एक्सेस बैंक मिलता का है, जितना बिल्कुल। है। हाँ जी। बिल्कुल, है ना। तो इनमें क्या होता है कि आपको प्रिविलेजेस जो मिली हुई है ना, जो एक्सेस आपको दिया हुआ है वो एक लिमिटेड दिया हुआ है। ठीक है, आप केवल आपका जो पासवर्ड है उसको चेंज कर सकते हो, या फिर आपके अकाउंट की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, या फिर कुछ एक बेसिक चीज़ें आप उसमें से चेंज कर सकते हो। जो एडमिन राइट्स हैं आपको सारे के सारे वो आपको प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं। सो इसीलिए हम देखते हैं ना, जैसे बैंकिंग ऐप्स हैं तो बैंकिंग ऐप्स के अंदर क्या होता है कि आपको केवल एक ट्रांजैक्शन करने के लिए पेमेंट गेटवे के ऊपर लेके चले जाते हैं, वहाँ पे आप केवल पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप ये नहीं देख सकते कि सामने वाले के खाते में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो। जबकि जो बैंक के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, वो बैंक के एम्प्लॉय खुद के सिस्टम से ये भी चेक कर सकते हैं कि इस खाते से पैसा गया है उस सामने वाले खाते में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो सेम बैंक के हैं तो। ठीक है, और हमारे से ज़्यादा डिटेल्स उनके पास में होती है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं, उनके जो सिस्टम्स होते हैं ना। तो ये जो प्रिविलेज होता है ना, प्रिविलेज का मतलब उनको कितना अधिकार क्षेत्र है उसका। ठीक है, किसी यूज़र का जो उसका ओहदा है उसके हिसाब से उसका अधिकार क्षेत्र डिसाइड करा जाता है। ठीक है, सो ये जो सेट ऑफ प्रिविलेजेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऑथराइजेशंस कहते हैं हमारे, कि क्या क्या ऑथराइज करा हुआ है आपको काम करने के लिए, आप पर्टिकुलर गेट में एंटर करने के लिए ऑथराइज हो या नहीं हो। ठीक है, दैट मीन्स आपको प्रिविलेज है या नहीं है कि उस जगह का एक्सेस आपको मिल सके। भाई मेन गेट में तो आप जैसे एंटर कर गए तो वहाँ तो आपने आपका कार्ड दिखा दिया। अब सपोज करो कि कोई एक सेंट्रल एक रूम बना हुआ है जहाँ पे केवल वीवीआईपीज को ही एंट्री मिलती है। सो वहाँ जो आप एंटर कर रहे हो वो आपका क्या है, ऑथराइजेशन है। सो ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे सेशन लेयर के अंदर, तो हमने जो रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद में हमने क्या करा, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया। यूज़र नेम और पासवर्ड देना जो है वो किस एंड से करा, हमने हमारी मशीन के एंड से करा। कहाँ पे करा, सर्वर के ऊपर करा। ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने दिया था ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट था। वहाँ से रेस्पॉन्ड आया मेरे को, रेस्पॉन्ड आने के बाद में मेरे को उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस मिल चुका है, जो भी वेबसाइट में मैंने मेरे यूज़र नेम पासवर्ड दिए थे वहाँ का एक्सेस मेरे को मिल चुका है। ठीक है,
और अब मेरे को क्या है, ऑथराइज कर दिया गया है जो मेरी सेट ऑफ प्रिविलेजेस डिसाइडेड है पहले से उनको यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब जितनी भी प्रिविलेज्ड हैं एक्सरसाइजेज मेरे को जो दी हुई हैं या फिर जो भी प्रिविलेजेस मेरे को मिली हुई हैं उनसे मैंने मेरा टास्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने देखा होगा एसबीआई के अंदर कि अगर आपका सिस्टम इनएक्टिव है तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपके सेशन को लॉग आउट कर देता है अपने आप। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है जब आप उसको लॉग आउट करते हैं तो क्या है, सेशन जो है वो एंड हो जाता है। अब इसमें तो ऐसा हो गया कि भाई 10 मिनट तक आप इनएक्टिव रहे तो आपका सिस्टम जो है वो लॉग आउट कर जाएगा। तो कहीं पे आपने ऐसा देखा है क्या कि आपका सिस्टम गलती से बंद हो गया और वहाँ पे वो सेशन खुला हुआ था, आपने जैसे ही वापस सिस्टम ऑन करा या बैटरी ख़त्म हो गई थी आपके सिस्टम की, वापस जैसे ही चार्ज करके आपने ऑन करा उसको और जैसे ही आपने वहाँ पर रीस्टोर पे क्लिक करा वो वापस खुल गया। तो ऐसा किसी में फील करा, आपने देखा कहीं पे? कहीं पे भी देखा हो किसी ने? सर रिपीट करना क्या कहते जैसे जो बैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपने सेशन लॉगिन करा, अगर आप इनएक्टिव रहते हो 5-7 मिनट 10 मिनट तक तो अपने आप आपको लॉग आउट कर देता है। हैं? हाँ ठीक है, सर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या कहीं आपने ऐसा देखा है कि आपने सेशन को लॉगिन कर रखा है और आपने एक्सीडेंटली उस विंडो को बंद कर दिया या फिर आपके सिस्टम की बैटरी ख़त्म हो गई, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और आप जब वापस उसको ऑन करते हो तो कहीं रीस्टोर का ऑप्शन लिखा हुआ है और आप वापस उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जिस जगह पे आप थे वहाँ पे वापस पहुँच जाते हो? ऐसा कहीं देखा? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। वो बता रहा है यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन करके एक एरर आता है। प्लीज लॉग आउट अगेन एंड अच्छा मेरे को साइन बताएं, इन आपने करके आपके बता रहा है। सिस्टम लैपटॉप तो आप यूज़ करते होंगे धनराज जी, हाँ सर। है ना? तो आपने आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन कर रखा है ना? हाँ सर। तो वो लॉग्ड इन ही तो रहते हो आप, उसमें से लॉग आउट कब होते हो? तो आप जब चाह रहे हो लॉग आउट हो तभी तो लॉग आउट होते हो इसमें से। सर वो तो कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू रहता है ना, सो वो क्या करता है, वो आपके सेशन की जो एक्टिविटी है ना, जो बिट्स थी उनको है ना, वैल्यूज़ को सेव करके रखता है वो। ठीक है, तभी जब आप क्या है कि जब एक्सीडेंटली हम शट डाउन कर देते हैं कोई भी टैब को, ठीक है, या फिर विंडोज़ को हमने बंद कर दिया, तब क्या होता है कि जैसे ही हमने वापस से उसको खोला तो वो हमारे पास में ऑप्शन देता है कि जो जो उसने सेव कर रखी थी वहाँ तक वो हमें पहुँचा देगा। जो वैल्यूज़ उसने सेव कर रखी थी सेशन की, उन वैल्यूज़ को लेके वो हमें वापस उस सेशन तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि ये इस टाइप के जो सेशंस होते हैं ना, उनको इसीलिए वापस उस जगह पे नहीं पहुँचाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव पेजेस होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेटेड पेजेस होते हैं। सो इसीलिए वहाँ पे अगर आप जैसे थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी दिखाते हैं तो वो स्ट्रेट अवे आपको लॉग आउट कर देता है वहाँ से। और एक चीज़ और बताएं मेरे को, जैसे आप कहीं पेमेंट कर रहे थे पेमेंट गेटवे से, ठीक है, आपके फ़ोन पे ओटीपी आया और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, सो अब क्या होगा, वापस से आपको सेशन क्रिएट करना पड़ेगा या फिर आप स्ट्रेट अवे जब भी फ़ोन ऑन करेंगे तो वापस पेमेंट गेटवे वाले पेज पे पहुँच जाएंगे? सर इसका एक टाइम टाइम ड्यूरेशन रहता है कि इतने टाइम तक यदि आपने नहीं किया है, क्योंकि उसमें आता है ना डू नॉट प्रेस नहीं नहीं बैक नहीं और नहीं रिफ्रेश नहीं करके। नहीं, वो तो पेमेंट होने के बाद में आता है या फिर पहले आएगा उससे। आपके फ़ोन पे ओटीपी आ गया और पेमेंट गेटवे वाला ओटीपी वाला पेज खुल गया था आपका, ठीक है ना, कि भाई आपने ओटीपी अब डालना ही है और आपके पास में ओटीपी आ गया था और उसी टाइम पे आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ आप कि सेशन वापस उसी जगह पे खुलेगा या फिर वापस से रीस्टार्ट होगा? पूरा रीस्टार्ट होएगा सर। जी, धनराज आप बताएं। सर वो रीस्टार्ट ही होता है सर। बिल्कुल, पूरा पूरा का पूरा जो सेशन है वो रीस्टार्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने ना उन सेशंस की जो वैल्यू थी ना उसको स्टोर नहीं करते हैं वो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे हार्म हो सकती है कहीं ना कहीं पे। सो इसीलिए क्या करा जाता है, वो जो पूरा का पूरा सेशन था उसको वापस से रिपीट करा जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्या है, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। जो एक सेशन को हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा, आप सब ने जैसे वेबिनार्स वगैरह अटेंड करे होंगे या फिर हम जैसे ये अटेंड कर रहे हैं अभी, कैसा रहा है कि अगर मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, कैमरे में दिख भी रहा हूँ और
बोल भी रहा हूँ बट दोनों सिंक नहीं हो पा रहे हैं। या फिर आपने कई बार फील करा होगा कि ना, जैसे ऑनलाइन आप कुछ देख रहे हैं मटेरियल, तो उसमें वीडियो आगे चल रहा है, वॉइस पीछे चल रही है, वॉइस आगे चल रही है, वीडियो पीछे चल रहा है, दोनों सिंक होके नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा कभी फील हुआ है आप लोगों को या यस सर। हुआ है? ठीक है। सो बेसिकली ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इनको वॉइस और ऑडियो को सिंक करने की एट द रियल टाइम, ठीक है ना, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। सो ये जो चीज़ है इसके अंदर कि भाई ऑडियो और वीडियो जो है वो सिंक नहीं हो पा रहे थे, ये बेसिकली फ्लो कंट्रोल के अंदर आता है और सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आता है। तो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जो सिग्नल्स हैं उनको फास्टली भेजा जाता है ताकि वो दोनों सिंक कर पाएँ, ऑडियो और वीडियो एक सेम टाइम के ऊपर जो आनी चाहिए हमारे पास में एक्चुअल आउटपुट उसी हिसाब से हमारे पास में मिले। ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर होती हैं। और एक चीज़ और होती है सेशन लेयर के अंदर, आप सबने यूट्यूब चलाया होगा, ठीक है, यूट्यूब के अंदर वो ब्लॉग्स बने हुए आते हैं, जब बफरिंग हो रही होती है उस टाइम पे कुछ ना कुछ ब्लॉग्स बने हुए आते हैं, कहीं देखा आपने उनको? वो जो येलो कलर की एक लाइट आती है जहाँ पे प्ले हो रहा होता है वहाँ पे कुछ एक लाइट लाइन बनी हुई आती है सब, उसमें देखा हो आपने तो? ठीक है। सो वो क्या होते हैं, देखा है आपने रोना? नो। हाँ, नो सर। नहीं देखा? चलो रुको मैं दिखाता हूँ आपको। सो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, कुछ वीडियो डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेक पॉइंट्स होते हैं। तो वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर करी हुई होती है कि इस जगह तक वो डाउनलोड हो चुका है। सपोज करते हैं कि ये जो वीडियो था ये 600 MB का था, ठीक है, और 300 MB के ऊपर आपका जो नेटवर्क था वो जवाब दे गया, मतलब नेटवर्क की जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है। सो अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप उसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस वीडियो को डाउनलोड स्टार्ट करोगे तो वो डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होगा? 300 MB से स्टार्ट होगा, ना कि इनिशियली स्टार्ट से। ठीक है ना? सो बेसिकली ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं? चेक पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। सो ये भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमारे सेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। सो इसी के साथ में हमारे सेशन लेयर हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। अगर सेशन लेयर में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो मेरे को बताएं, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। क्लियर सर। क्लियर है? ठीक है। अब हम प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर जो होती है प्रेजेंटेशन लेयर होती है। डाउन साइड से 7th नंबर के ऊपर जो लेयर है ये हमारी, ठीक है, वो है, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है। बेसिकली इसका है ना 3 काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, कि भाई कोड कन्वर्जन होता है, एक एनक्रिप्शन होता है और एक कंप्रेशन होता है। अब धनराज आप दूसरे स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको लैंग्वेज का बैरियर आता होगा कहीं ना कहीं पे, यस सर। आता है ना? सो एग्जैक्टली यही होता है कि आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप साउथ के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आपकी कोई ना कोई कन्वर्टर तो होना चाहिए ना जो लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके दोनों के बीच में, या फिर एक सेम ऐसा सिंक या ऐसा कोई मोड होना चाहिए जहाँ पे आप लोग एक लैंग्वेज के अंदर बात कर सकें, ताकि जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझ सके, सामने वाला जो कह रहा है वो आप समझ सकें। सो एग्जैक्टली ये कोड कन्वर्जन होता है। जो फॉर्मेटिंग्स होती हैं वो काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर करती है हमारे पास में। ठीक है। सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर जो है 6th लेयर है शायद हमारी। ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली सपोज करते हैं कि हमारे पास में 2 मशीनें थी, एक तो मशीन थी M1, एक थी मशीन M2। ठीक है। सपोज करते हैं कि मशीन 1 जो थी वो हमारी ASCII कोड के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है, और मशीन 2 जो थी वो किसी XYZ और कोड के ऊपर काम कर रही थी। सो अब दोनों मशीनें चूंकि अलग अलग कोड के ऊपर काम कर रही हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट तो करेंगी ही करेंगी। ठीक है। सो उनके बीच में जो कोड को फॉर्मेट करना है ताकि एक मशीन दूसरे मशीन की बात को समझ सके, सो वो काम कौन कर रहा है? हमारे पास में प्रेजेंटेशन लेयर कर रही है। ठीक है। सो कोई भी आपसे पूछेगा प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या क्या होता है, तो सबसे बेसिक काम जो है उसका कोड कन्वर्जन का काम होता है। सेकंड काम होता है हमारे पास में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है। ठीक है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए, पहले भी यूज़ होते थे। इसमें बेसिकली साइफर टेक्स्ट और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर ना भेजते हुए डेटा को किसी साइफर टेक्स्ट के अंदर या एनकोडेड फॉर्मेट के अंदर हम उस टेक्स्ट को भेज रहे हैं, जिससे सामने वाला जो व्यक्ति है
वो क्या कर रहा है, उसको डिकोड नहीं कर पाए। सो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि अभी साइबर वर्ल्ड के अंदर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे पास में सबसे बड़ा इशू जो आता है वहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियलिटी का आता है। कि आप सपोज कर रहे हो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर अगर आपने सिस्टम के थ्रू अगर आपने डेटा को शेयर करा है, तो जो पैकेट्स वहाँ पे जा रहे हैं, आप कितना ही उसे सिक्योर करने की कोशिश कर लो, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक आधा लूप होल रह ही जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए कि वहाँ से वो पैकेट्स को स्टील कर सकता है कोई भी हैकर या कोई भी जो इंट्रूडर है उसमें नेटवर्क के अंदर, वो उस पैकेट में से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकता है। अगर मैंने वहाँ पे जो पैकेट्स हैं मेरे, उनको प्लेन टेक्स्ट के अंदर भेजा है, तो प्लेन टेक्स्ट में भेजने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को निकाल लेगा, पढ़ लेगा, ठीक है। बट अगर मैंने उसको साइफर टेक्स्ट के अंदर भेजा है, साइफर टेक्स्ट मतलब एक टेक्स्ट होता है जिसको हम एनकोड करके भेजते हैं, एनक्रिप्ट करके भेजते हैं, ठीक है, उस फॉर्मेट के अंदर भेजा है हमने अगर उसे, सो वहाँ पे चांसेस जो होते हैं बहुत मिनिमल हो जाते हैं कि वो उसको डिकोड कर पाए, ठीक है। सो इसीलिए हम इन टेक्निक्स का काम लेते हैं, यूज़ लेते हैं। सो बेसिकली यही है कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो हमारे पास में दूसरा काम होता है इसका, वो कौन सा होता है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, ठीक है। थर्ड काम जो होता है हमारे पास में, वो काम होता है कंप्रेशन का। इसके अंदर कंप्रेशन जो होता है, बेसिकली कंप्रेशन किस लिए होता है, कंप्रेशन आप लोगों का आइडिया क्या होता है इसमें? सर किसी भी चीज को छोटा करना हाँ या हाँ, उसके साइज को कम करना। ठीक है। तो ये कैसे करा जाता है यार, इमेज वो क्यों वही रह जाती है और फिर कंप्रेस भी हो जाता है, साइज छोटी हो जाती है, ऐसा क्या हो गया उसमें? चलिए मैं बताता हूँ इसके सर अंदर। सर जैसे जो जैसे वो इमेज के फॉर्मेट डिटेल्स होता है सर। हाँ पहले बताएं, धनराज आप बताएं पहले। सर जो फॉर्मेट होता है ना, जैसे पीडीएफ को हम लोग जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं या हाँ हाँ हाँ, जेपीजी को हम लोग पीडीएफ में करते हैं, या वो सब इसमें आता है सर। अच्छा चलिए। हाँ रौनक आप क्या बता रहे थे? सर जो इमेज की डिटेल्स होती है उनको हटा देते हैं, हेडर्स और वो। अच्छा, हेडर्स वगैरह सब हटा देते हैं। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, काफ़ी हद तक सही बताया आपने। हेडर्स वगैरह तो नहीं हटते रौनक इसके अंदर। बेसिकली जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं इसके अंदर, उनको रिमूव करा जाता है। जो रिडंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, मतलब रिपीटेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसमें से उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। सो वी वांट से कि हमने हेडर को हटा दिया, इसमें से हेडर हटा दिया, तो फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम खाली स्पेस को हटा देते हैं, मल्टी वैल्यूज़ जो हैं, रिडंडेंट वैल्यूज़ थी, उनको हमने जब रिमूव कर दिया है यहाँ से, तब हमारे पास में क्या निकल के आता है, एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट निकल के आता है उसका। कंप्रेस्ड फॉर्मेट इन द सेंस, अब इसमें कई बार ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपने कंप्रेस तो कर दिया, हो सकता है कि जब आप उसको डीकम्प्रेस करें तब वो आपके पास में ओपन नहीं हो, बट बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट ये एक पॉसिबिलिटी हमें लेके चलनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सो इसके हिसाब से हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सो जो दो लेयर्स हमने पढ़ी हैं अभी तक, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये दोनों ही लेयर जो हैं हमारी मशीन डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हमारी मशीन के ऊपर इनसे रिलेटेड कोई भी काम नहीं होता है। सारा जो काम होगा वो किसके ऊपर होगा, एप्लीकेशन के ऊपर होगा। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो ही इससे रिलेटेड काम करेगी। सेशन एस्टेब्लिश करना है तो वो भी कौन करेगी, जो एप्लीकेशन है वही एस्टेब्लिश करेगी, वही रेस्पॉन्ड करेगी। और यूज़र नेम पासवर्ड डालना है या जो भी हमें करना है वो सारा का सारा किसके ऊपर हो रहा है, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर हो रहा है। तो मशीन से कौन सी रिलेट नहीं करती हैं हमारी लेयर्स, जो सेशन लेयर है और प्रेजेंटेशन लेयर है वो हमारी इस मशीन से रिलेट नहीं करती हैं, ठीक है ना। सो ये मोटी मोटी बात थी। एक हम कल डिस्कस कर रहे थे पोर्ट नंबर के बारे में, ठीक है, कि भाई पोर्ट नंबर क्या होता है एग्जैक्टली। सो वो मैं आपको बताता हूँ पोर्ट नंबर होता क्या है। आप लोगों के घरों पे चिट्ठियाँ आती होगी, ठीक है, अभी नहीं आती तो किसी टाइम में तो आई होगी, ठीक है। सो वो जो आती थी चिट्ठी तो कहीं ना कहीं पे तो रख के जाता था। सपोज करते हैं कि एक लेटर बॉक्स आपने बना रखा था जिसके अंदर वो चिट्ठी को रख के जाता था, ठीक है। सो एग्जैक्टली यही सिनेरियो होता है। जो डाक आती है उसको हम कह सकते हैं कि वो आपकी एक एप्लीकेशन है, और जो लेटर बॉक्स है आपके घर का, ठीक है ना, वो आपका क्या है, पोर्ट नंबर है, ठीक है। सो आपने वो जगह डिसाइड कर रखी है कि कोई सा भी चिट्ठी आएगी बाहर से तो उसको क्या करना है, वहाँ पे लेटर बॉक्स के अंदर ही डालना है। सो ये आपके लिए एग्जैक्टली क्या हो गया, पोर्ट नंबर के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हर एक जो फैसिलिटी है, मतलब नेट हमें जो प्रोवाइड कर रहा है स्पेशली, ठीक है, उनके अंदर अलग अलग पोर्ट नंबर्स डिसाइड करे हुए हैं, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम चाह रहे हैं कि कोई एक सर्विस को यूज़ करना चाह रहे हो आप, कि भाई मैं ना किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ एक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं हमारे पास में, लाइक दो मशीन्स हैं हमारे पास में। मैं आपको पेंट के थ्रू बता देता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो। अब हम क्या कर यस रहे सर। हैं इसके अंदर कि यहाँ से हम कोई सा एक डेटा इसको शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये हमारी मशीन है और ये क्या है, हमारा सर्वर है। ठीक है, सो यहाँ पे जब भी हम मशीन से डेटा शेयर करने की बात करते हैं, ठीक है, सो हम क्या करेंगे इस जगह पे, लाइक जैसे मैं एक बार इसको डिज़ाइन कर देता हूँ फिर आपको बता दूँगा। तो अब क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहले जो हमारा वेब एड्रेस है, ठीक है ना, यहाँ से जब भी ये हमारा जो मशीन थी ये सर्वर से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे मशीन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वर। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास में सर्विसेज हैं यहाँ पे। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा आईपी एड्रेस है वो इस मशीन के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करा और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट करके शेयर कर दिया। तो जो इसको लिखने का तरीका होता है हमारे पास में वो कैसे होता है, कोई सा भी एक आईपी एड्रेस लेंगे, जैसे एक आईपी एड्रेस लिया हमने कि सपोज करते हैं 10.2.11.1, ठीक है, और कॉलन 80। ठीक है, सो ये जो सर्विस है, मतलब ये जो हमारी रिक्वेस्ट हुई है ये किसने करी, इस मशीन ने इससे रिक्वेस्ट करी है कि भाई मेरे को आपसे HTTP की सर्विस जो है वो यूज़ करनी है। HTTP मतलब आपकी वेबसाइट एक्सेस करनी है। सो आप कोई सी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे पोर्ट नंबर 80 ओपन रहता है, मतलब आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, HTTP या फिर HTTPS जो है, आजकल जैसे HTTPS यूज़ में आता है तो 443 नंबर पोर्ट जो है वो ओपन रहता है। सो जैसे ही मशीन से रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है तो ये मेरे IP एड्रेस के साथ में गई यहाँ पे रिक्वेस्ट सारी की सारी। ठीक है, और IP एड्रेस के साथ में उसने क्या डाल के भेज दिया, इसमें पोर्ट नंबर भी डाल के भेज दिया। पोर्ट नंबर से क्या पता लग गया मेरे को कि भाई कौन सी सर्विस को मेरे को एक्सेस करना है, तो यहाँ से ये IP एड्रेस के साथ में पोर्ट नंबर गया, ये सीधा यहाँ पे जाके इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इसका रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्स कैसे आएगा इसका, रेस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, रेस्पॉन्स के अंदर हम जब देखेंगे तो हमारे पास में ऐसा आएगा कुछ।
इसने जब इसको रेस्पॉन्स करा तो यहाँ से एक कोई पर्टिकुलर रैंडमली पोर्ट नंबर यहाँ से निकाला है, और उसके बाद में इसने क्या करा, उसके ईमेल जो आईपी एड्रेस था उसके साथ में इसने यहाँ पे एक रेस्पॉन्स शेयर कर दिया। ठीक है, सो दैट मीन्स अभी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, सो पोर्ट नंबर बेसिकली करता क्या है, हमारा पोर्ट नंबर जो भी होता है वो कौन सी डेटा को कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर भेजना है एग्जैक्टली वो हमें शो करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है डीएसटी पोर्ट मतलब डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या होगा, एसआरसी पोर्ट लिखा है, इसका मतलब ये सोर्स पोर्ट क्या होगा मेरा। ठीक है, ये सोर्स हुआ, ये डेस्टिनेशन हुआ, डेस्टिनेशन पोर्ट का क्या है मेरे पास में 80 है। ठीक है, और ये जो डेस्टिनेशन पोर्ट के बाद में जो ये सोर्स पोर्ट आया, सोर्स पोर्ट क्या है, ये मेरे पास में 66186 है। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है मेरी रैंडमली होती हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, इसके अंदर हम जो करते हैं इसमें आप ये देख पा रहे हैं इसके अंदर जो ये मैंने कमांड डाला है उसके थ्रू, यस है ना। सो ये आप देख सकते हैं कि मेरा कौन सा प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है, टीसीपी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, जो मेरा लोकल एड्रेस था वो ये था, फॉरेन एड्रेस ये था, ये यहाँ से एक रैंडमली इन्होंने एक पोर्ट नंबर पिक करा था और ये यहाँ से निकल के आया है। मैं जो वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, हम जो जी मीट के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो 443 HTTPS के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, तो ये आप जो देख सकते हैं ना 443 लास्ट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, जो पोर्ट नंबर है वो आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो इसी तरीके से कई सारे पोर्ट्स होते हैं हमारे पास में, लाइक FTP डेटा के लिए है वो TCP को यूज़ करता है और 20th नंबर पोर्ट होता है। FTP कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो 21 के ऊपर काम करता है। SSH जो होता है वो 22 पे, टेलनेट 23 पे, SMTP जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो भी आप मेल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तब कौन सा पोर्ट काम में आता है, तो 25th नंबर का जो पोर्ट है वो काम में आता है। 53 जो होता है वो DNS के लिए, और उसके बाद में जो HTTP है वो 80 के ऊपर काम करता है। 443 जो है वो HTTPS के ऊपर काम करता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है और सिक्योर जो है उसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये है। और जो पोर्ट नंबर डिफाइन करे हुए हैं ना कि भाई किस तरीके से डिफाइन करे हुए हैं, सो बेसिकली 0 से लेके 1023 तक तो है ना वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं, मतलब उनको पहले से डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, और 1024 से लेके 49151 तक 49,151 या 49,151 जो हैं ये रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर होते हैं हमारे पास में, और 49,152 से लेके 65,535 तक होते हैं ये डायनेमिकली असाइंड पोर्ट नंबर्स होते हैं, मतलब जब जिसको जैसे ज़रूरत होगी, जैसे रैंडमली जो पोर्ट नंबर मैं आपको बता रहा था ना वो असाइन करा जा रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे ही असाइन करा जा रहा था इसके अंदर से। ठीक है, सो ये हमने अभी तक सारा का सारा कवर करा है। सो इसमें आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएं प्लीज़। और ये जो सेशन लेयर है ये डायलॉग कंट्रोल पे, और प्रेजेंटेशन लेयर डाटा एन्क्रिप्शन, कंप्रेशन एंड ट्रांसलेशन सर्विस। देखो और मैं एक बार last- वापस बोलता हूँ आपको, जो डेटा लिंक लेयर होगी, डेटा लिंक लेयर जो है वो आपकी किस किस के ऊपर काम कर रही है, नोड टू नोड जो ट्रांसफर हो रहा है ना उस पर। फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर आप जब बात करोगे, डेटा लिंक में तो नोड टू नोड हो रहा है, नेटवर्क लेयर के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी की बात होती है। ठीक है, और फिर जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बात करते हैं तो एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा या फिर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ डेटा की हम बात करते हैं। ठीक है, फिर जब हम बात कर रहे हैं कि सेशन लेयर का जो बेसिक 3-4 काम थे, सबसे पहला काम है एक तो सेशन को क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद में सेशन का रीस्टोरेज करना है। ठीक है, सेशन का रीस्टोरेज क्यों करना है, ताकि हम सेशन हाईजैकिंग और इनसे बच सकें। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो फ्लो कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन का जो काम होता है वो किसका अंडर में आता है, ये सेशन लेयर के अंडर में आता है। फिर हम देख रहे थे प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर के बेसिकली 3 काम होते हैं, एक तो कोड कन्वर्जन का काम होता है, एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम होता है, और थर्ड होता है कंप्रेशन का काम। ठीक है, और पोर्ट कैसे काम करते हैं और पोर्ट नंबर किस तरीके से डिफाइन करे हुए हैं ये मैंने आपको समझा दिया है इसके अंदर। अब आप बताएं, आपने जो लेयर्स का बनाया है ना पूरा फ्लो एग्जैक्टली वो बताएं मेरे को।
तो जैसे मैंने फिजिकल लेयर का बनाया फिजिकल टोपोलॉजी पे, डाटा लिंक का जैसे फ्रेमिंग हो गया और नोड टू नोड ट्रांसफर हो गया, नेटवर्क का राउटिंग हो गया और होस्ट टू होस्ट हो गया, देन ट्रांसपोर्ट लेयर का एंड टू एंड कनेक्शन हो गया और पोर्ट टू पोर्ट हो गया, ठीक है। सेशन लेयर का डायलॉग कंट्रोल करना हो गया और क्रिएट सेशन सेशन रिस्टोरेशन का हो गया, प्रोजेक्टेशन लेयर का डाटा एन्क्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया और ट्रांसलेशन सर्विस हो गया। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, वो आपको लिखना सबसे जरूरी रहेगा। सर इसका लिखा द प्रोजेक्टेशन लेयर गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स पर्पस इज प्रेजेंट डाटा to application layer and is responsible for translating data and formatting code. This layer essentially functions as a translator and provides coding and conversion function. A successful data transfer technique involves adapting the data into a standard format before it is transmitted. Computers are configured to receive this generally formatted data and then convert the data back into the native format for actual reading. सही है, बिल्कुल सही है। एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर होगा सर, उसमें फाइल होगा, प्रिंट मैसेज होगा, डाटाबेस होगा और एप्लीकेशन सर्विस होगा, वो भी पढ़ा था मैंने थोड़ा। ठीक है, हाँ, तो बताएं उसके बारे में, बताएं आप जो आपने पढ़ा था। The application layer of the OSI model makes the spot where user actually communicate with the computer. The application layer actually not comes into play when network access will eventually to be required. For instance, take the case for Internet Explorer, you could uninstall every track of networking components from the system, such as TCP/IP, network interface card, and so on, and still use IE to view a local HTML. Okay. This layer is also responsible for identifying and establishing the availability of the धनराज, इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा। आपने जो ये अपन ने पढ़ा उसके थ्रू आपने सारे के सारे नोट्स क्रिएट करे हैं, या फिर जो आपकी नॉलेज थी उसके थ्रू आपने नोट्स क्रिएट करे हैं, ठीक है। इसमें आप है ना बेसिकली क्या करो कि जो लेयर्स हैं सारी की सारी, ठीक है, जैसे फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, इनकी जो फंक्शनलिटी है ना उनको आप एग्जैक्टली केवल एक एक वर्ड के अंदर डिफाइन करो। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, जैसे अभी लास्ट हमने बात करी किसकी, प्रेजेंटेशन लेयर की बात करी थी, तो प्रेजेंटेशन लेयर के अगर आप ओवरऑल रूप से देखोगे ना, तीन ही काम निकल के आते हैं। एक तो कोड कन्वर्जन का निकल के आता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, कंप्रेशन का निकल के आता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली एक लेयर लिखनी है, उसके अंदर ये तीनों काम उसके लिखने हैं कि ये लेयर रही, इसके सामने इसके ये तीन काम रहे, और उसके अंदर का मटेरियल जो है ना वो आपको इमिडिएटली बेसिस पे सोचना है उसके अंदर। तो वो मटेरियल कब सोचा जाएगा या कब समझ में आएगा, जब आप उस चीज़ को बाय हार्ट आप चीज़ को समझे हुए हो उस चीज़ को, ठीक है ना, तभी आप उसके अंदर लिख सकते हो। अब कोड कन्वर्जन आपको पता है कि एग्जैक्टली आज की से किसी और कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, या एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मीनिंग आपको पता है एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का आपको पता है एग्जैक्टली कि आपको क्या लिखना है उसके अंदर। सो वहाँ से आपका थोड़ा और सिस्टमेटिक वे के अंदर ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी जो लेयर है ना उसके बेसिक फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो आपको 3-4 पॉइंट्स के अंदर ध्यान होनी चाहिए कि ये जो लेयर है इसकी ये फंक्शनलिटीज़ हैं। आप कहीं पे भी आपसे पूछा जाएगा कि इसकी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या हैं, तो आप पूरे ये पैराग्राफ को रीड आउट नहीं करके बताओगे, आप 4 फंक्शनलिटीज। सर ये जो चार लेयर है सर उनका बना है, तो जैसे फिजिकल लेयर का सर मूव्स बिट्स बिटवीन डिवाइस, देन स्पेसिफिक वोल्टेज, वायर स्पीड एंड पिन आउट ऑफ केबल्स, देन डाटा लिंक का बनाया था सर कंबाइंस पैकेट्स इनटू बाइट्स एंड बाइट्स इनटू फ्रेम्स। सेकंड इसका रहेगा सर प्रोवाइड्स एक्सेस टू मीडिया यूजिंग मैक एड्रेस। थर्ड इसका रहेगा परफॉर्म एरर्स डिटेक्शन एंड नोट करेक्शन। द नेटवर्क लेयर का बना था सर प्रोवाइड्स, इसमें आप वो भूल रहे हो नोड टू नोड डिलीवरी, है ना? यस सर, वो डिलीवरी वाला सबसे पहले डालना है, क्यों? क्योंकि ना जो पैकेट्स मूव कर रहे हैं ना हमारे, उनका तो हमें सबसे पहले बताना है, क्योंकि सारा खेल ही उसी के ऊपर चल रहा है हमारा, है ना? हाँ बताएं आपने। ठीक है सर, मैं इस पर थोड़ा और जैसे समय एक्चुअली संडे को समय मिला था तो बनाया और मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया बनाया आपने धनराज, बहुत बढ़िया बनाया। और फिर आगे बताएं नेटवर्क लेयर का आपने और क्या लिखा है इसमें? नेटवर्क लेयर का बनाया सर प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेसिंग और which router use for path determination. Okay. Then transport layer का बना था सर provides reliable or unreliable delivery, perform error connection before retransport. ठीक है, फिर आगे सर इतना ही है, बाकी लेयर का मैं जैसे ही समय मिलेगा सर फिर से नहीं, आप बनाओ, बहुत सही जा रहे हो इसमें, है ना? अब जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का आप बनाओगे ना, तो आप उसमें सबसे पहले ये लिखोगे, सबसे पहले आप डिलीवरी से स्टार्ट करोगे कि पैकेट्स की डिलीवरी किस फॉर्म में होती है, तो कि भाई एंड टू एंड या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी हो रही है इसके अंदर, ठीक
ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम किसकी बात करते हैं, रिलायबिलिटी की बात करते हैं, इन ऑर्डर डिलीवरी की बात करते हैं, फिर एरर कंट्रोल की बात करते हैं, कंजेशन कंट्रोल की बात करते हैं, फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं, सेगमेंटेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली ये 7-8 काम होते हैं इस लेयर के, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। फिर हम देखते हैं जैसे नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, तो जैसे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी से हम स्टार्ट करेंगे उसको, और जो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं वो, फिर राउटिंग वाला जो है उसकी हम बात करेंगे, फिर फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, कंजेशन कंट्रोल की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। और आप जो ये लिख रहे हो ना, इनके साथ साथ में जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था, वो एक लड़की थी उसने बनाए थे ये सारे के सारे। सो आप भी ये करना कि जो आपने ये लेयर्स बनाई है ना, इनकी फंक्शनलिटीज़ आप एक टेबल की फॉर्म के अंदर डिज़ाइन कर लो, कि लाइक जो लेयर्स हैं उनको आपने एक टेबल के अंदर लिख लिया, उनकी फंक्शनलिटीज़ नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप डिज़ाइन कर लेना, और उससे आगे उसकी डिवाइसेस लिख लेना सारी की सारी, कि ये डिवाइसेस इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर वर्क करती हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा। पोर्ट नंबर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, और जो एप्लीकेशन लेयर है इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे।